स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 है अपना समाकलन का। तो इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर अवकलन को सीखा था। तो ये जो समाकलन है ये अवकलन का बिल्कुल व्युत्क्रम है ना। इस टॉपिक को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि समाकलन के जो सवाल होते हैं वो फुली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप समाकलन के जो सवाल है बड़ी आसानी से हल कर पाते हो। लेकिन हमारा मकसद दोस्तों केवल सवालों को हल करना ही नहीं है, उससे पहले हमें समाकलन का ग्राफिकली मीनिंग भी समझना है कि कैसे समाकलन करने से हम क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। ऐतिहासिक क्रम की बात करें दोस्तों तो समाकलन गणित का जो विकास है वो अवकलन गणित से पहले हुआ था। समाकलन गणित के अध्ययन में बहुत से जो समतल क्षेत्रफल होते थे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऐसी जो अनंत श्रेणी होती थी उसका हमें योग करना होता था, है ना। और उसका जो प्रत्येक पद है वो शून्य की तरफ अग्रसर होता था। तो उन सभी अनंत श्रेणियों के जो योग हम ज्ञात करते थे या उनका योग को हम संकलन करते थे, जिसको अंग्रेजी में सम्मेशन कहते हैं, उसी से इसका नाम क्या पड़ा, समाकलन पड़ा। और समतलीय वक्रों के क्षेत्रफल, ठोसों के आयतन, गुरुत्वीय केंद्र आदि ज्ञात करने हेतु व्यापक विधियों की आवश्यकता के फलस्वरूप समाकलन गणित का जो विकास हुआ। तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्योंकि हम छोटी क्लासों से ही क्षेत्रफल निकालना जो है अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ शेप ले रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल यानी कि आयत, और वृत्त, है ना। ये ले लिया हमने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, है ना। इन सारी जो शेप है इनका क्षेत्रफल हम जो है छोटी क्लासों से ही निकालते आ रहे हैं। और प्रत्येक शेप के लिए हमें क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है या फॉर्मूला है वो हमें पता है ना। आयत का हमें निकालना है तो हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। और सर्किल का अगर हमें निकालना है तो हम लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इन सारे जो शेप के फॉर्मूले हमें पता है और उससे हम डायरेक्ट जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि अगर हमारे पास शेप कुछ अजीब टाइप की हुई, इस प्रकार की हुई, है ना, जो कि किसी एक स्पेशल मतलब शेप के अंदर नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, है ना। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास एक साइन एक्स का फंक्शन होता है, वो जैसे इस प्रकार से ऊपर नीचे चलता रहता है, ये हम जानते हैं। अब ये जो यहाँ पे राउंडेड एरिया आ रहा है, जैसे मुझे सिर्फ इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं था। तो ऐसे शेप के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समाकलन गणित का सहारा लेना पड़ता है। तो हम चलते हैं इसको ग्राफ के अंदर समझते हैं कि ऐसी शेप का क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से समाकलन की सहायता से हम निकाल सकते हैं, और समाकलन जब हम उसका करते हैं तो उसका किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ ग्राफ के अंदर आ गए हैं और हमने यहाँ पे फंक्शन लिया है f(x) बराबर sin x, है ना। मुझे इसका यहाँ 0 से लेकर के इस b पॉइंट तक इसका एरिया जो है वो निकालना है। आप समझ पा रहे हो कि ये जो एरिया है ये मुझे निकालना है ना। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैं ट्रू एरिया दिखा देता हूं।
ये जो एरिया आप देख पा रहे हो है ना, शेडेड एरिया, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए अवकलन गणित में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ा सारा रेक्टेंगल बनाया और उसका क्षेत्रफल हम, अब रेक्टेंगल के हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। ये इसकी, ये जो लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, L इंटू बी करके हम इसका क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया आ रहा है इधर वाला, ये एरिया इसमें क्या है, फालतू आ रहा है। हमें तो सिर्फ इससे नीचे नीचे वाला एरिया चाहिए, है ना। तो इसके लिए समाकलन गणित में हम क्या करते हैं कि जो हमारे रेक्टेंगल होते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल की संख्या को अगर मैं 2 कर दूं, ऐसे 2 कर दूं, तो देखो अब ये जो पार्ट हमारा फिर यानी कि कुछ कम हो गया। ऐसे अगर रेक्टेंगल की संख्या हम बढ़ा दें, 3 कर दें या बहुत ज्यादा कर दें, तो आप देख पा रहे हो कि जो फालतू एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला फालतू एरिया आ रहा है हमारे पास, ये बहुत कम होता जा रहा है, समझ पा रहे हो। और जो एग्जैक्ट एरिया जो हमें निकालना है वो एरिया यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो सही निकलने वाला है उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है ना। तो समाकलन में हम यही करते हैं, जैसे जैसे हम अपने जो रेक्टेंगल हैं उसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल हम एग्जैक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो समाकलन के अंदर यही कंसेप्ट होता है ना। अब जो हम समाकलन में आप जैसे देखते हो यहाँ पे, ये जो आप dx लिखते हो, ये dx का मतलब क्या होता है, जो हम प्रत्येक पट्टी ले रहे हैं, है ना, रेक्टेंगल की जो प्रत्येक पट्टी हम ले रहे हैं, ये जो छोटी छोटी पट्टियां आप देख रहे हो, ये आपकी प्रत्येक पट्टी जो है वो dx होती है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है ना। तो dx ये इतनी जो आपकी चौड़ाई है प्रत्येक पट्टी की वो dx है, क्योंकि ये x अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो यानी कि प्रत्येक पट्टी जो है वो dx हो जाती है। अगर आप y अक्ष के सापेक्ष निकालोगे तो प्रत्येक पट्टी जो है वो dy हो जाएगी, उसमें ऐसे आड़ी पट्टियां आएंगी। ये जो है आगे की बात है, जो हम यानी कि y अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो पट्टियां हम इधर से लेंगे। अभी फिलहाल हम dx की कर रहे हैं, तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें रेक्टेंगल निकालते हैं और हाइट जो है वो हमारी फंक्शन से हमें हाइट मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं ये पॉइंट रखूंगा तो फंक्शन की हाइट मुझे अपने आप ये दे देगा। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारी हाइट हो जाती है और dx हमारी उस पट्टी की जो चौड़ाई हो जाती है। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ जाता है। और जब इन रेक्टेंगल की संख्या आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, है ना, तो हम बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट आंसर की तरफ ही पहुंच जाते हैं इस प्रकार से। तो यही कंसेप्ट है समाकलन ज्ञात करने का, ठीक है। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट हम जो है जो क्षेत्रफल है वो नहीं निकाल पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एरिया जो है वो फालतू इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो एग्जैक्ट के पास पहुंचने की मतलब समाकलन गणित जो है भरपूर रिजल्ट हमें देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों हमने ग्राफ के अंदर समाकलन गणित का जो ग्राफिकली मीनिंग है वो हमने समझा कि किस प्रकार से हम एरिया उसका फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि समाकलन को हम दिखाते कैसे हैं। तो इस प्रकार का ये निशान बनाते हैं, सिंबल, जो कि समेशन से ही लिया गया है, एस के टाइप का होता है ये, है ना। इसमें हमारा कोई फंक्शन होता है एफ एक्स और उसका हम डी एक्स निकालते हैं। अब समाकलन दो तरीके के होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के अंदर आपको लिमिट दी हुई होती है, लिमिट ए टू बी, है ना। और अनिश्चित समाकलन के अंदर हमें कोई लिमिट नहीं दी होती है, डायरेक्ट हमें इसका आंसर निकालना होता है और जो भी हमारा आंसर आता है उसके रिजल्ट में हम क्या कर देते हैं, उसमें प्लस सी जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो सी है, ये सी आपका कोई भी स्थिरांक होता है, कोई भी अचर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। तो
अब फॉर्मूले से हम आसानी से समाकलन के जो सवाल है वो निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है कि मैं आपको अवकलन और जो समाकलन में आपस में एक दूसरे का जो व्युत्क्रम संबंध है उसको समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से हम अवकलन ज्ञात करते हैं, हमें कोई फंक्शन दिया होता है ना, हमें कोई फंक्शन दिया है fx, y बराबर fx कोई फंक्शन दिया है। जब हम उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष dy अपॉन dx हम निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें f डैश x मिल जाता है। तो ये जो आपका f डैश x होता है, अगर इस f डैश x का हम फिर से वापस समाकलन कर दें, है ना, इसका फिर से अगर वापस समाकलन कर दें, ये आपका क्या होता है, अवकल गुणांक ही तो होता है, अवकल गुणांक। इस अवकल गुणांक का हम फिर से अगर समाकलन कर दें x के सापेक्ष, तो वापस फिर से हमें क्या है, वो फंक्शन ही मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वापस फिर से फंक्शन मिल जाता है, और साथ में हम इसके कोई कांस्टेंट जो है वो c जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं अब आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हम जब अवकलन करते हैं तो कैसे हमें अवकल गुणांक मिलता है, और उस अवकल गुणांक का फिर से अगर हम समाकलन करें तो किस प्रकार से हमें वापस मूल फंक्शन की जो फैमिली है वो मिल जाती है ना। मूल फंक्शन तो आपको एक तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें एक अचरांक का अंतर होता है, अचरांक उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो समझते हैं इसको ग्राफ के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राफ के अंदर एक px फंक्शन ले लिया है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फंक्शन है जिसका ग्राफ आप जानते हो कि ये हमारे पास पैराबोला आता है ना। अब हम क्या करते हैं, पैराबोला के प्रत्येक पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया C, ठीक है, इस C पॉइंट पे अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा का जो ढलान आएगा, है ना, ये ढलान क्या होता है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर यानी कि हम x अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसे खींचे या एक 90 डिग्री आप एंगल यानी कि ट्राइंगल बनाओ, है ना, या यूं समझ लो कि x अक्ष के समांतर आप ये रेखा खींच रहे हो, तो ये जो आपका कोण बन रहा है थीटा, और यहाँ जो कोण समांतर अक्ष के बन रहा है, तो उसका जो टेंजेंट होता है tan थीटा की वैल्यू, वो हमारा क्या होता है, स्लोप। तो उस स्लोप की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट C पे, वो हमारे उस अवकल गुणांक के पथ पर आएगी। अब इसको हम कैसे बताते, आपको एक मतलब इस पॉइंट को मूव करके आपको दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आपका यहाँ ट्राइंगल आप देख रहे हो, ट्राइंगल, इसमें ये जो आपकी हाइट आ रही है, ये जो E का मान, ठीक है, ये हमारा स्लोप है। तो ये जो स्लोप है वो आपके उस अवकल गुणांक का जो भी पथ होगा उस पथ के ऊपर वैल्यू को शो करेगा, है ना। देख सकते हैं जब आप इस C पॉइंट को यहां से मूव करा के मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा वैसे वैसे हमें वो जो पॉइंट उसका पथ है वो हमें मिलेगा। तो अभी मैं C पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें ये एक डॉटेड जो लाइन है वो दिखाई दे रही है ना। ये डॉटेड लाइन हमें क्या दिखाई दे रही है कि जब हमारा इस पॉइंट यानी कि इस वक्र पे कोई पॉइंट गमन करता है तो उसका जो स्लोप आएगा उस स्लोप के पथ को दिखा रहा है। और ये जो लाइन डॉटेड लाइन आ रही है यही हमारा क्या है, अवकलन है ना। इस अवकलन को और ज्यादा आप अगर समझना चाहते हो तो इसकी कोई वैल्यू मैं जैसे निकालता हूं, यहाँ पे आप देखिए ये जो E का मान हमें कितना मिल रहा है, E का मान हमें मिल रहा है 2, यानी कि इसका स्लोप वर्तमान में कितना आ रहा है 2, और किस पॉइंट पे आ रहा है, एक पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि पॉइंट हमारा है x का मान हमारा है 1 और हमारा जो स्लोप है, स्लोप आ रहा है हमारे पास 2, यानी कि जब मैं 1,2 का पॉइंट इस ग्राफ में ढूंढूंगा, है ना, तो 1,2 का पॉइंट मुझे कौन सा मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहेगा। अभी वर्तमान में वो पॉइंट जो है वो यहाँ होगा, है ना।
तो इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही से पता लगेगा। ये देख सकते हैं आप, है ना, जब यानी कि इस 1 पॉइंट पे हमारा स्लोप कितना आ रहा है 2, तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है 1,2। तो जैसे जैसे हम इस C पॉइंट को इस पथ पे आगे पीछे लेके जाएंगे तो वैसे वैसे हमें उस यानी कि अवकलन वाले पथ का जो ग्राफ है वो हमें मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, ये तो होता है अवकलन, जो कि आपको मैंने अवकलन वाली जब क्लास स्टार्ट करवाई थी उसमें भी इसका मतलब जो है वो अच्छी तरह से समझाया। अगर आपने वो इसको देखी हुई है तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी देखी है तो भी कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो अवकलन है, हम जानते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास f(x) जो फंक्शन है वो x² है। अब जब इसका हम अवकलन निकालेंगे, f' निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 2x आएगा। और ये जो डॉटेड लाइन आप यहाँ देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन हमारी 2x की ही होनी चाहिए, है ना। तो इसका हम यहाँ पे अवकलन करके देख लेते हैं। ये देखो, बिल्कुल आपको जो रेड लाइन मिली है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है f' इक्वल टू 2x। तो ये ग्राफ हमें किसका मिल गया, f' यानी कि 2x वाली जो लाइन है वो हमें इस लाइन के अंदर ग्राफ मिल गया। इतना काम तो हम करते हैं अवकलन के अंदर। अब बात करते हैं समाकलन की, ठीक है। एक चीज आप और देख सकते हो, यानी कि ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ का आप अवकलन करोगे तो आपको 2x मिलेगा। एक चीज और, अगर आपका जो ग्राफ है मान लो x² + 1 है, उसका हम अवकलन करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, f' इक्वल टू 2x, क्योंकि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो तो 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ग्राफ को मैं और इस x² के ग्राफ को और अगर ऊपर नीचे मूव कराऊं तो और फिर उसका अवकलन ज्ञात करूं तो फिर भी हमें यही लाइन ही मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस x² के ग्राफ को मूव करवा रहा हूं, यानी कि उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ घटा रहा हूं। तो देखना ये ग्राफ जो है किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ये आपने देखा कि जो हमारा फंक्शन f(x²) था, है ना, अब इसमें वर्तमान में कांस्टेंट कितना जुड़ा हुआ है, ये आप यहाँ देखिए, ये px हमारा फंक्शन है, x² + 2, यानी कि ये हमारा जो पैराबोला है ये 2 पे आ गया है। और अब इस पैराबोला के ऊपर जो हमारा पॉइंट C है ना, ये कोई वक्र का हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी मैं यहाँ पे गमन कराऊंगा तो ये जो हमारा पहले जो 2x आ रखा था उसी के ऊपर ही वापस वो पॉइंट जो है वो गमन करेगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को मूव करा रहा हूँ तो वो जो हमारा 2x वाली जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर ही फिर से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x² + 2 का हम अवकलन निकालें तो वापस हमें वही 2x ही मिलेगा। तो अब हमें समाकलन में क्या करना है, समाकलन में हमें इस अवकलन वाली जो रेड लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इस रेड लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट लेंगे, है ना, इस रेड लाइन के ऊपर कोई हम पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को हम मूव कराएंगे तो वो हमारे इस x² का जो भी px फंक्शन होगा, इस px फंक्शन के ऊपर मूव करेगा वो, है ना। तो इस बात को हम समझते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ जो हमारी अवकलन वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया है B, ठीक है, ये हमने B पॉइंट ले लिया है। इस B पॉइंट के लिए ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये एरिया, इस एरिया का हमें निकालना है क्षेत्रफल, है ना। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि वर्तमान में जो आपके पास शेप आ रही है, ये शेप किसकी आ रही है, ये ट्राइंगल की आ रही है, समकोण त्रिभुज आपके पास बना हुआ है। इसका हम जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इसकी, यहाँ पे आधार इसका 1 हो गया और ऊंचाई इसकी है 2 हो गई। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो ये कैंसल आउट होकर के हमें कितना मिल रहा है, 1। यानी कि हमने ये सारी कैलकुलेशन करके देखा कि इसका एरिया वर्तमान में कितना आ रहा है, 1, है ना,
1 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अब इस x स्क्वायर वाले ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा वो 1 पे मिलेगा, यानी कि जब हम 1 का इनपुट दे रहे हैं तो 1 पे वो पॉइंट आना चाहिए। और ये देखो बिल्कुल इवन वाला पॉइंट है, वो हमारा 1,1 पे ही है। तो समाकलन अवकलन का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉइंट के सापेक्ष हम एरिया फाइंड करते हैं और उस एरिया को प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। तो फिर हमें क्या मिल जाता है, वो मूल फंक्शन वापस हमें मिल जाएगा। यानी कि जब हम इस बी पॉइंट को इसके ऊपर मूव कराएंगे तो ये जो लाइन आप देख रहे हो मूल फंक्शन वाली px वाली जो मूल लाइन है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, है ना, या इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट जो है वो मूव करेगा। तो आपको मूव करके दिखाते हैं। तो मैंने ये कोई बी पॉइंट लिया, अब इस बी पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूं तो आप इस ये जो पॉइंट है E1, इस E1 पॉइंट पे आप फोकस करना, ये कैसे मूव होता है। तो ये मैं बी पॉइंट को आगे पीछे ले जा रहा हूं, जैसे जैसे मेरा एरिया जो है बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये पॉइंट भी उस लाइन के ऊपर अग्रसर हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि जो एरिया आप शेडेड एरिया यहाँ देख रहे हो उस एरिया को कैलकुलेट किया जा रहा है इंटीग्रल के द्वारा, और फिर जो एरिया हमने कैलकुलेट किया जिस पॉइंट के ऊपर, है ना, उस पॉइंट के ऊपर उस एरिया को प्लॉट किया जाता है। जहां हम प्लॉट करेंगे वही मूल फंक्शन हमारा वापस से हमें मिल जाता है। अब बात आती है कि हमने एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका हमने अवकलन किया था, तो ये हमें क्या मिला था, ये हमें मिला था, ये आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन था। जब हमने इसका अवकलन किया था, है ना, वर्तमान में हमने p फंक्शन लिया तो p का हमने जब डैश किया था px का तो हमें मिला था 2x, ठीक है। अब हम इस 2x का फिर से क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट जुड़ जाता है c, ठीक है। और ये c अब क्या करेगा, जैसे जैसे इसमें अचरांक c की वैल्यू में परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारा जो है इस पैराबोला का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे y अक्ष के सापेक्ष खिसकेगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी अवकल गुणांक का समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें उस मूल फंक्शन की फैमिली मिल जाती है ना, क्योंकि हम इसमें कोई ना कोई अचरांक जोड़ या घटा रहे होते हैं। तो अब हम उस फैमिली को देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम अचरांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसकी फैमिली किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है वो देखते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम मूल फंक्शन के अंदर कोई भी अचरांक जोड़ रहे हैं तो वो हमें उस पैराबोला की फैमिली हमें यहाँ पे मिल रही है ना, देख पा रहे हैं आप, है ना, ये यहाँ पे जुड़ रहा है और उसकी फैमिली हमें यहाँ पे इस अचरांक को जोड़ने पे मिल रही है। अब अगर मैं इसके यानी कि किसी भी इसकी फैमिली के ऊपर मैं इसका पथ निकालना चाहूं, है ना, तो देखते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में हमारा ये सी पॉइंट यहाँ पे है, ये सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और इस पॉइंट को अब मैं ये जो हमने बी पॉइंट शुरू में लिया था इस बी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे मूव करवाऊं तो देखते हैं कि क्या हमारा पॉइंट, ये जो E1 पॉइंट है, ये E1 पॉइंट इसी पैराबोला के ऊपर मूव करता है या नहीं करता है। तो इसको करके देख लेते हैं। ये हमारा बी पॉइंट, जैसे इसको मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि वो वापस वहीं पे ही मूव हो रहा है। और अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस करके भी दिखा देता हूं, अब आपको ज्यादा दिखेगा। ये देखिए जहां हमारा ग्राफ है वही उसी पोजीशन पे वो वहां भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अवकल गुणांक का समाकलन करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाती है, उसकी उस मूल फलन की फैमिली हमें मिल जाती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अचरांक जुड़ा हुआ होता है ना। जितना अचरांक जोड़ेंगे वो जो
पथ होगा उसी पथ पे वो गमन करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अवकलन के अंदर हम क्या करते हैं। अवकलन के अंदर तो हम करते हैं कि कोई भी हमें ग्राफ दे रखा है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप निकाला जाता है और उस स्लोप को उस पॉइंट पे जब ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं तो उस पॉइंट का जो पथ होता है वो पथ हमें मिलता है अवकलन। और इसके विपरीत अगर हमें अवकलन दे रखा है ना, यानी कि आपको अवकलन वाली लाइन दी हुई है और उस लाइन यानी कि अवकलन का हमें निकालना है समाकलन, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे जितना एरिया उसका बन रहा है, अगर dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो x अक्ष के साथ उसका जितना एरिया बन रहा है उस एरिया को उस पॉइंट पे अगर प्लॉट करेंगे तो वो जो पॉइंट का हमें पथ मिलेगा वो पथ मिलेगा हमें समाकलन का। तो एक्चुअली समाकलन के अंदर किया क्या जाता है, एरिया निकाला जाता है। जो भी शेप हमारी बन रही है उसका एरिया निकाला जाता है और एरिया निकालने का मेथड वही है कि जो भी आपके पास शेप आ रही है उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल बना करके उसका एरिया हम फाइंड करते हैं। अब रेक्टेंगल की संख्या इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। जितने ज्यादा रेक्टेंगल होंगे उतने ज्यादा आपका एग्जैक्ट एरिया के पास आप पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको अवकलन और समाकलन के ग्राफिकली मीनिंग के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसके बाद अब बात आती है हमें इनके मेन जो फॉर्मूले हैं उन फार्मूलों को याद करने की, क्योंकि सवाल के अंदर हमें फॉर्मूले ही सहायता करेंगे अवकलन और समाकलन गणित को सॉल्व करने में, है ना। तो चलते हैं अपने फॉर्मूलों की तरफ। तो ये स्क्रीन पे दोस्तों आप कुछ फॉर्मूले देख पा रहे हैं। यहाँ पे अवकलन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं और संगत समाकलन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। इन फॉर्मूलों को हमें अच्छी तरह से याद करना है। जैसे यहाँ पे अगर कांस्टेंट c का अवकलन किया जाए तो वो क्या होता है 0। अगर 0 का हमें समाकलन करना हो तो इसका मतलब हमें कांस्टेंट मिलता है। x की पावर n का अवकलन करना हो तो n x की पावर n माइनस 1 होता है ना, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हमें x की पावर n का समाकलन करना हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये जितने भी आप फॉर्मूले देख पा रहे हो ये सारे फॉर्मूले आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। इनको आप याद कर लें, है ना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमारी जो मुलाकात है डायरेक्ट क्वेश्चन से होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।